मम्मी जी, आप यहाँ बैठी हैं। मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ। कान में रुई डाल रखी है क्या? दो चार बुढ़िया मिलती नहीं कि जमघट लगाकर बैठ जाती हैं। इतना ही दुख दर्द बांटने का शौक है तो उनके घर क्यों नहीं चली जाती? है हिम्मत उनमें कि एक वक्त का खाना खिला दें आपको। खुद उन्हें सूखी रोटी मिलती होगी, आपको क्या खिलाएंगी? खाने के लिए तो यही दरवाजा दिखता है आपको। वर्षा अपनी सास सुषमा जी से कहती है। बेचारी सुषमा जी ने पहले इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोली, क्या हुआ बहू, कुछ काम था क्या? मैंने बाहर झाड़ू भी लगा दी, कपड़ों को भी सूखने के लिए डाल दिया है। कमरे में अकेले बैठे बैठे मैं ऊब गई थी तो यहाँ आकर बैठ गई। वर्षा बोली, देखो तो, बोल तो ऐसे रही है जैसे पूरे घर की जिम्मेदारी इन्होंने उठा ली है। अगर वो काम हो गए थे तो इतना भी आपसे नहीं हुआ कि कम से कम कमरे की साफ सफाई ही कर दें। पूरे दिन खाती रहती है और एक जगह बैठी रहती है, तभी तो आपको गैस बनती है। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? मैंने स्नान कर लिया है, आप भी नहा लीजिए। और बाथरूम बहुत गंदा हो गया है, उसे भी साफ कर दीजिएगा। इतना कह वर्षा बिना उनकी बात सुने वहां से चली गई। सुषमा जी बुदबुदाई, पर मैं तो सुबह ही स्नान कर लेती हूँ, अब बाथरूम साफ करूंगी तो फिर दोबारा से स्नान करना पड़ेगा। ये हर रोज 2 बार नहाने के चक्कर में मेरी कमर की हालत खराब हो गई है। इतना कहकर उन्होंने पहले कमरे की सफाई की, फिर बाथरूम साफ करने चली गई। थोड़ी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। वर्षा अपने कमरे में कान में ईयरफोन लगाकर आराम से गाने सुन रही थी। बाथरूम से सुषमा जी बोली, थोड़ा ठहर जाओ, बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं कि भाग सकूं। तभी उधर से आवाज आई, माँ, आप बाथरूम की सफाई कर रही है? आज तक तो आपने कभी घर में झाड़ू तक नहीं लगाई, और अब ये सब? आखिर घर के सब लोग कहाँ हैं? और क्या इसी दिन के लिए भैया आपको अपने साथ रखना चाहते थे? सुषमा जी का छोटा बेटा रवि बोला। अचानक बेटे को देखते ही सुषमा जी फूट फूट कर रोने लगी, मानो बहुत दिनों बाद कोई अपना मिला हो। बेटे ने माँ को गले से लगाया। माँ के पूरे कपड़े गीले थे। बेटे ने सहारा दिया, कमरे तक ले गया, फिर बोला, माँ, मैं थोड़ा भाभी से मिलकर आता हूँ, तब तक आप कपड़े बदल लीजिए। सुषमा जी बोली, बेटा, उसे कुछ मत कहना, ये मैंने उसके कहने पर नहीं, अपनी मर्जी से किया है। रवि बोला, माँ, आप कपड़े तो बदलिए, मैं बस भाभी का हालचाल लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो वर्षा के कमरे की तरफ गया। भाभी, ओ भाभी, आपकी हालत तो माँ से भी खराब लगती है, तभी तो आप यहाँ आराम से गाने सुन रही है और मेरी माँ बाथरूम की सफाई कर रही है। वर्षा रवि को देखकर चौंक गई। रवि बोला, अरे भाभी, इतना भी क्या आराम करना? आखिर आपको भी तो बुढ़ापे में अपने बेटे के घर का बाथरूम ही साफ करना है। वर्षा बोली, अरे देवर जी, आप कब आए? आपने आने की खबर भी नहीं दी। अगर बताया होता तो मैं आपके स्वागत के लिए दरवाजे पर होती। और ये क्या कह रहे हैं? मेरी छोड़िए भाभी, आपने मेरी माँ की ये हालत कर दी है। आपको शर्म नहीं आई मेरी माँ से बाथरूम साफ करवाते हुए? अरे देवर जी, इतना क्यों भड़क रहे हैं? आराम से बैठकर चाय पानी पी लीजिए, फिर बातें करते हैं। और वैसे भी ये काम मैंने मम्मी जी को नहीं कहा था, वो अपनी मर्जी से कर रही थी। गुस्से में रवि वहां से अपनी माँ के कमरे में चला गया। माँ के पास आकर रवि बोला, जब भी मैं आपको फोन करता था और हाल समाचार पूछता था, आप कैसी हैं, क्या आप मेरे पास आकर रहना चाहेंगी, तो आप बात को टाल देती थी। आखिर क्यों? सुषमा जी बेटे के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोली, मेरे लाल, छोड़ो इन बातों को। तुझे देखे हुए कितना समय हो गया, और ये क्या, तुमने आने की खबर तक नहीं दी? तभी वर्षा आई और बोली, मम्मी जी, क्या सच में आपको भी नहीं पता था, या फिर आपको पता था पर आपने मुझे नहीं बताया? सुषमा जी कुछ कहती उससे पहले रवि बोला, अच्छा हुआ मैंने खबर पहले नहीं दी, वरना सच्चाई कैसे पता चलती? अरे मेरी माँ इस घर की मालकिन थी, बाबूजी के रहते मजाल नहीं थी कि मेरी माँ अपने हाथ में झाड़ू भी ले। आज बाबूजी की आत्मा को कितना दुख हो रहा होगा। और माँ, आप कब से ये सब काम करने लगी? अपनी तकलीफ कम से कम अपने बेटों को तो बताइए, क्या भैया को ये सब पता है? सुषमा जी बोली, बेटा, घर का काम करने में क्या ही तकलीफ होगी। अब तुम गुस्सा थूक दो और ये बताओ, नेहा बहू और मेरा पोता कैसे हैं? मुझसे मिलने वो लोग कब आएंगे? रवि बोला, माँ, आपके ये हाथ हमें आशीर्वाद देने के लिए है, बाथरूम साफ करने के लिए तो हम हैं, और फिर हमारी कमाई किस काम की जब आपको ये सब काम करना पड़े?
और आपकी बहू बिल्कुल ठीक है। वो पहले आपके पास ही आना चाहती थी, पर उसकी माँ की भी तबीयत बहुत खराब है। मैंने कहा पहले अपने मायके 1-2 दिन रह लो, फिर आराम से माँ के साथ रहना। सुषमा जी बोली, बहुत अच्छा किया बेटा। अगर दूसरे की माँ के दर्द को तुम महसूस करते हो, इसका मतलब मेरी परवरिश रंग लाई। रवि ने तुरंत अपने बड़े भाई किशन को फोन किया और अपने आने की खबर दी। आधे घंटे में किशन ऑफिस से आ गया। रवि को गले लगाते हुए किशन बोला, तुमने आने की खबर भी नहीं की, अचानक चले आए। रवि वर्षा की तरफ देखते हुए बोला, अगर बताकर आता भैया तो कुछ बातों पर पर्दा हमेशा पड़ा रह जाता। सुषमा जी झट से बोली, अब दोनों भाई आए हो तो अच्छी अच्छी बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। रवि आश्चर्य से माँ की तरफ देखने लगा तो वर्षा झट से बोली, अरे मम्मी जी, आप चाय कब बनाती हैं? जो आज बनाएंगी मैं बनाती हूँ। इतना कहकर वो रसोई की तरफ चली गई। दोनों बेटों को अपने पास देखकर सुषमा जी के मन को सुकून मिल रहा था। रात के खाने पर जब सब एक साथ बैठे थे, सुषमा जी अपने कमरे में थी। रवि ने इधर उधर देखा और बोला, माँ क्यों नहीं आई? तभी वर्षा का बेटा वीर बोला, दादी तो सबके खाने के बाद खाती हैं। रवि बोला, ऐसा क्यों? वीर बोला, दादी को बर्तन भी तो धोने होते हैं। वर्षा झट से उसका मुंह बंद करते हुए बोली, ये लड़का कुछ भी बोलता है, चुपचाप से खाना खाओ, मैं दादी को बुलाकर लाती हूँ। वर्षा सुषमा जी के कमरे में गई और बोली, मम्मी जी, जानती है ना बुढ़ापे में लोगों को कितनी परेशानियां होती हैं। अगर आप अपने घर की छत के अंदर रहना चाहती हैं तो अपना मुंह बंद करके रखिएगा। चलिए और सबके साथ खाना खा लीजिए। सुषमा जी चुपचाप जाकर बेटे के साथ बैठ गई। रात को सुषमा जी जब लेटी थी, रवि उनके पैरों को दबा रहा था। सुषमा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। रवि बोला, माँ आखिर बात क्या है, आप बताती क्यों नहीं है? सुषमा जी ने देखा वर्षा दरवाजे पर कान लगाए उनकी बातें सुन रही थी। वो बोली, नहीं नहीं बेटा, ये खुशी के आंसू हैं, कितने वक्त बाद तुम्हें देखा है। फिर वो माँ के पास ही सो गया। अगले दिन रोजाना की तरह सुषमा जी झाड़ू लेकर साफ सफाई करने लगी। झाड़ू की आवाज से रवि उठकर बैठ गया और अपनी माँ के हाथ से झाड़ू लेकर बोला, माँ ये संजोग नहीं हो सकता, इसका मतलब आप रोजाना ये सब काम करती हैं। सुषमा जी बोली, नहीं बेटा, खाली बैठी थी तो सोचा झाड़ू ही लगा देती हूँ। रवि जोर से चिल्लाने लगा, भैया, ओ भैया, भाभी बाहर निकलिए। किशन आंख मलते हुए बाहर आया और बोला, क्या शोर मचा रखा है रवि? रवि बोला, क्या आपको पहले से पता है कि माँ घर के काम करती है? किशन बोला, अपने घर के काम करने में हर्ज क्या है? रवि बोला, आश्चर्य की बात है भैया, माँ की उम्र देखिए, क्या वो बाथरूम साफ करने या बाहर झाड़ू लगाने लायक है? अरे जिस औरत से ठीक से चला नहीं जाता, उससे आप लोग ये सब काम लेते हैं। माँ के आराम के लिए आप एक काम वाली नहीं रख सकते? क्या फायदा ऐसे बेटे का? किशन बोला, रवि तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो, और पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं। कल तुमने अपनी भाभी से भी बदतमीजी की और आज मुझसे कर रहे हो। और माँ को जब कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या परेशानी है? भैया आपको शर्म नहीं आती अपनी माँ के लिए ये कहते हुए? और आपको पैसों की दिक्कत क्यों हो रही है, जबकि मैं ना तो ऊपर वाले कमरों का किराया लेता हूँ, ना घर का अनाज पानी लेता हूँ। सब कुछ माँ की वजह से छोड़ रखा है, ऊपर से बाबूजी की पेंशन भी आती है। अरे इतने में तो माँ बिना बेटे बहू के भी आराम से रह सकती है। तभी उधर से सुषमा जी की छोटी बहू नेहा अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए आई और बोली, आखिर घर में हो क्या रहा है? आप लोगों की चिल्लाने की आवाज बाहर तक आ रही है। इतना कहते हुए उसने सुषमा जी के और अपनी जेठानी के पैर छुए। सुषमा जी ने छोटे से पोते को गोद में लेते हुए कहा, बहू तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, तुम ही समझाओ रवि को, कोई अपने बड़े भाई से ऐसे बात करता है? उस वक्त तो रवि शांत हो गया और पत्नी बच्चे को लेकर अपने कमरे में चला गया। फिर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। नेहा बोली, ये तो गलत बात है मम्मी जी, बड़े तो हमेशा ये सिखाते हैं कि अन्याय करना गलत है तो अन्याय सहना भी गलत है। जब आपके साथ ये सब हो रहा था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? जिस तरह हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे ही सब बच्चे भी एक जैसे नहीं होते हैं। और आप किसी पर बोझ नहीं है कि आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करे। भले ही आप नौकरी नहीं करती हैं,
परंतु आज भी आप अपने बेटों से कम आमदनी नहीं पाती हैं। ये बात जेठ जी और भाभी को समझनी होगी। उस दिन तो सब चुपचाप खाना खाकर सो गए। अगले दिन पड़ोस की एक बूढ़ी औरत सुषमा जी से मिलने आई। पहली बार ऐसा हुआ था कि सुषमा जी की कोई सहेली चौखट के अंदर आई हो। वृद्ध महिला ने रवि से कहा, बेटा, अगर तुम्हारे घर के कोने में जगह खाली हो तो अपनी माँ को ले जाओ। बेचारी यहाँ बहुत दुख सहती है। तुम्हारे पिता के राज में कितना सुख भोगा, आज बेटों के राज में कैसे कैसे काम करती है। सुषमा जी की डरी हुई आंखें वर्षा की तरफ देख रही थी। तभी नेहा बोली, चाची जी, हमारी मम्मी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे पापा जी नहीं है तो क्या हुआ, मम्मी जी किसी पर बोझ नहीं है। फिर नेहा ने उन वृद्ध महिला को चाय पानी पिलाकर विदा किया। उनके जाने के बाद नेहा बड़े आराम से वर्षा से बोली, भाभी, मैं आपसे छोटी हूं, पर मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मम्मी जी के साथ गलत व्यवहार हो। किशन रवि से बोला, रवि, अपनी पत्नी को समझाओ, सब देख रहे हैं, ये हमारी माँ का मामला है, हम सुलझा लेंगे। नेहा को बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। रवि बोला, भैया, आप भूल रहे हैं, मारने वाले से ज्यादा अधिकार बचाने वाले का होता है, और ये हमारी माँ होने के साथ साथ नेहा की सास भी है। वर्षा बोली, बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान होता है। तुम दोनों पति पत्नी आराम से मुंबई में रहते हो, घर की परेशानी तो हमें देखनी पड़ती है। सिर्फ किराया लेने से क्या होता है, घर का मेंटेनेंस भी तो हमें ही देखना पड़ता है, और पेंशन घर आकर नहीं मिल जाती, उसके लिए धूप में पोस्ट ऑफिस तक जाना पड़ता है। नेहा बोली, अच्छा, तो आपको इन सब चीजों में बहुत ज्यादा खर्चा और परेशानी हो जाती है। सब किराएदार ऊपर से उन लोगों की बातें सुन रहे थे। वर्षा ने सबको देखा, फिर बोली, और नहीं तो क्या। नेहा हाथ जोड़कर सब किराएदारों से बोली, मैं आप सभी से विनती करती हूँ, आप लोग अगले महीने से किराया मम्मी जी के अकाउंट में ही डालिएगा, और मम्मी जी की पेंशन भी अब उनके अकाउंट में आएगी। और भाभी, आप भी इस घर का किराया अब मम्मी जी को देंगी, और मम्मी जी, अब आपको तय करना है कि आप इस घर की मालकिन बनकर यहाँ रहेंगी या हमारे साथ चलेंगी। सुषमा जी इधर उधर देखने लगी तो नेहा उनका हाथ पकड़कर बोली, मम्मी जी, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। उम्र चाहे जो भी हो, अपना अधिकार जब तक खुद नहीं लेंगे, कोई आगे बढ़कर देने नहीं आएगा। आज तक आप सम्मान से जीती आई हैं, क्या आखिरी वक्त में नजरें झुकाकर जीना चाहती हैं? फैसला आपका है। वर्षा सुषमा जी का हाथ पकड़कर बोली, हाँ मम्मी जी, बोलिए ना, बोलती क्यों नहीं है। सुषमा जी ने अपना हाथ एक झटके में वर्षा से छुड़ाया और एक थप्पड़ लगाते हुए बोली, बड़ी बहू, जो भी अधिकार मैंने तुम्हें दिए थे अब मैं तुमसे वापस ले रही हूँ। ये घर, पेंशन के पैसे और किराए के पैसे सब मेरे पति के अर्जित किए हुए हैं, जिस पर बस मेरा अधिकार है। किशन आगे बढ़कर बोला, माँ, ये क्या कह रही हैं आप? इतने सालों तक हमने आपकी जो सेवा की उसका आपने ये सिला दिया। सुषमा जी ने दूसरा थप्पड़ बेटे को लगाया और बोली, जब तुम ही नालायक निकले तो तुम्हारी पत्नी से क्या उम्मीद कर सकती हो। सही कहा छोटी बहू ने, उम्र चाहे जो भी हो, माँ किसी पर बोझ नहीं होती, और वक्त आने पर वो अपना अधिकार खुद लेना जानती है। उस दिन बहुत हंगामा हुआ। आखिरकार सुषमा जी ने निर्णय लिया कि वो छोटे बेटे बहू के साथ मुंबई चली जाएंगी। उन्होंने सभी किराएदारों को अपना अकाउंट नंबर दिया और बेटे बहू से कहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है और किराया भी नहीं देना है तो इस घर का मेंटेनेंस तुम्हें करना होगा। आगे कोई झमेला ना हो इसलिए सुषमा जी ने एक कंप्लेन पुलिस स्टेशन में भी लिखवा दी। 2 दिन बाद रवि सुषमा जी को लेकर मुंबई चला गया। इधर वर्षा, जो आज तक ऐशो आराम से रह रही थी, अब उसे बड़े हिसाब से घर चलाना पड़ता था। जब पति से शिकायत करती तो किशन कहता, सब तुम्हारी गलती है, रोज लक्ष्मी जी की पूजा करती हो, पर सास जो लक्ष्मी समान थी उसे तुमने सम्मान नहीं दिया। मेरी औकात नहीं है कि मैं कामवाली रख सकूं, अब पूरे घर का काम तुम करोगी। उस रोज वर्षा को एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। सही कहा है किसी ने, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, माता पिता को कभी हल्के में मत ले। अगर वो वृद्धावस्था में हमारी 2 बातें सुन लेते हैं तो बस घर की शांति के लिए, वरना जिन्होंने हमें खड़ा होना सिखाया, वक्त पड़ने पर वो अपनी कमर और हमें भी सीधा कर सकते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है
नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।